नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और मेरा सौभाग्य है आज कि मेरे साथ भारत से एक ऐसे गायक जुड़ रहे हैं जो सूफी गायकी और कव्वाली के हवाले से सबको एक करने वाली बात को जिस शिद्दत के साथ पेश करते हैं, उसको लेके ये बहुत नेचुरल था कि वो ग्रुप जब फॉर्म करते तो उसका नाम रूह होता। तो रूह के साथ जुड़ी हुई जिनकी रूह है वो ध्रुव संगारी जी, बिलाल चिश्ती संगारी के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत मुख्तसर सी बात करें तो भारत से बाहर कई मुल्कों में भी आपने अपनी गायकी से जोड़ने का मौका उनको मिला है। कुछ ही देशों के नाम अगर लूँ तो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, मलेशिया, ये फहरिस्त बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए हम सीधे सीधे चलते हैं ध्रुव जी के पास में। ध्रुव तारा भी मुझे याद आता है जिसकी अपनी एक विशेषता होती है। तो ध्रुव जी, आपको फिर एक बार स्वागत हमारे साथ। नमस्कार, नमस्कार, आदाब। बहुत-बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने ये नवाज़िश करी, आपने मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। ध्रुव, मैं ऐसे बहुत बरसों से जब आप एक काम करते हो तो इस लिहाज से मैं कह रहा कि मुझे बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला है, और जो थोड़ा बहुत मैंने आपको सुना तो मुझे लगता है कम उम्र में आपने बहुत पढ़ लिया, और गुणा भी है आपने पढ़ने के साथ साथ। तो बात वहां से शुरू करते हुँ, हुँ। हैं, क्योंकि गायकी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरह से विद्वता कह दीजिए उससे, या जानने की जो एक भूख होती है वो आपके अंदर बहुत जी। बिल्कुल। आई थिंक गायकी के हवाले से तो बचपन से ही मैं क्लासिकल म्यूज़िक, फिर कव्वाली, सूफियाना कलाम, इसमें मेरी तालीम हुई, तबला मैंने सीखा। म्यूज़िक में मैंने बैचलर्स, मास्टर्स दोनों किया। और साथ-साथ जो उस्तादों से एक सीना बसीना सीखने का सिलसिला है, वो भी जारी रहा। लेकिन आई थिंक कि शायद वो मेरी वालिदा, मेरी मदर की वजह से है, या जो भी कि एक स्कॉलरली रुझान मेरा था थोड़ा-सा। और मैं खुद बज़ात खुद मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मेरी कोई ऐसी ज़ात, कोई मर्तबा नहीं। लेकिन आई वाज ऑलवेज वेरी क्यूरियस अबाउट द कॉन्टेक्स्ट, द डीपर मीनिंग, द सिंबोलिज्म्स, के मैं जो गा रहा हूँ, जो कलाम महज मैं उसको अदा कर रहा हूँ, या मैं उसको समझ के मतलब करना चाहता हूँ। तो एक बहुत छोटी सी पहल थी कि हमारे स्कूल में 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे लैंग्वेजेस के, जिसको कहते थे जीटीबीयू, यानी गुजराती, तमिल, बांग्ला और उर्दू। तो मैंने उर्दू सीखी, और साथ-साथ पंजाबी जो मेरी मादरी ज़ुबान है वो तो थी ही। और पूरा जो एक दोआब का एक जो कल्चर है, यानी लाहौर से डेरा डेरा तक, और अमृतसर से लेके ऑल द वे टिल जो दिल्ली तक जो स्प्रेड होता है, तो उसमें काफ़ी रचा बसा रहा। और मेरी खुशकिस्मती थी कि अच्छे-अच्छे टीचर से, गुरुओं से, उस्तादों से मुझे सीखने का मौका मिला। और साथ-साथ मेरा सूफ़ीज़्म में जो इंटरेस्ट था, वो इसलिए भी बढ़ा क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो हमें एक तीसरी जगह के बारे में बता रहा है, एक तीसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है। और अच्छा, वो मैं माफी चाहता हूँ जी। इंटरप्ट करने के लिए, थोड़ा और पहले ही रहते हैं। हुँ। पहले का मतलब जब आप गायकी भी सीख रहे थे, और पहली शुरुआत आपकी जब हुई थी तो श्रीमती शाहना बनर्जी जी से आप सीख रहे थे। जी, शाहना बनर्जी जी। जी। जी हाँ, और जी। तबला आप सीख रहे थे पंडित बी एस रमन्ना जी से। जी तो हाँ, जी हाँ, जी। ये दोनों अलग अलग होते हुए भी निश्चित रूप से संगीत की बात है, तो अ, हुँ। एक बालक ध्रुव के मन में क्या था कि मुझे तबले पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, गायकी पे पहले से क्लियर हो गया था क्या? नहीं, एक्चुअली हमारी एक फैमिली फ्रेंड थी, विद्या राव जी, जिन्होंने शाहना जी से मेरा तारुफ करवाया। और मेरी नानी की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ म्यूजिक सीखूं, तो मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। नॉट एज एनीथिंग एक्सेप्ट एज अ, बच्चों को जैसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई डांस में डाल देते हैं, तो कोई स्पोर्ट्स में, तो उस तरीके से। और लेकिन वो मुझ पे ऐसा उसका रंग चढ़ा क्लासिकल म्यूजिक का। और फिर जब मैं 11 बरस का था,
ये 7 बरस की उम्र का वाकया है। जब मैं 11 बरस का था तो मुझे शाहना जी ने ही कहा कि एक हमारे जानकार हैं और जो लखनऊ घराने से जो वहाँ के सीनियर एक उस्ताद हैं, तो उनसे मैं आपको तबला शुरू, क्योंकि मैंने ख्वाहिश जताई कि मुझे तबला सीखना है। मैं नाल वगैरह ढोलक बजाया करता था स्कूल में। तो फिर 11वें बर्थडे को मेरा बर्थडे गिफ्ट ये था कि मुझे तबला सीखने का सीखने के लिए रामन्ना जी ने लेसन्स देने शुरू किए, और मैंने कई साल तबला सीखा। और इनफैक्ट मैं वोकल्स में आने से पहले मैं तबला अकम्पनिस्ट था क्या बात काफी है, क्या साल। बात डांस के साथ मैंने बजाया, कथक के साथ, हारमोनियम, तबला वगैरह कई चीजें हम कंपोज भी किया करते थे उस दौर में। तो वो शुरुआत एक वो भी थी। है। ध्रुव और जी, फिर साथ साथ जी। जी सॉरी, मैं आपको बीच बीच में इसलिए रोकने की जो हिंदी में दृष्टता या अरे नहीं। तो नॉट एट ऑल। जी। मैं ये सोच रहा था, यदि आपको याद आए कि जब आप छोटे थे और आपने सुनना और गुनगुनाना शुरू किया, तो कोई ऐसा गीत था जिसने आपको अपनी तरफ खींच लिया था, यदि आप गुनगुना के वो हम तक पहुंचाएं? बिल्कुल। मुझे पठाने खां साहब बहुत याद आते हैं। और मेरी अम्मी उन्हें सुना करती थी। हमारे घर में अक्सर पठाने खां साहब बज रहे होते थे। और अम, कुछ इस तरीके से एक कलाम मेरे दिमाग में जो ऑलमोस्ट मेरी अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज से है, कि वो थोड़ा सा सराइकी जुबान में वो कलाम है। कुछ इस तरीके से है कि उमरा लंगिया पबा पार, उमरा लंगिया पबा पार, हाले न बस होए कालिया, उमरा लंगिया पबा पार, उमरा लंगिया पबा पार। तो वो जो उमरा लंघिया पबा पार एक तरीके से समहाउ एक किसी टाइमलेस लॉन्गिंग, एक यर्निंग को इवोक करता है मेरे अंदर। और वो गाना मुझे हमेशा हॉन्ट किया करता था। इनफैक्ट ये तो इसका दैट्स लफ्ज वन ऑफ का, द अर्लीस्ट सॉन्ग्स आई लिसन टू। इस जी। लफ्ज के मानी थोड़े हमारे वो दर्शक जो पंजाबी नहीं समझते हैं, तो मैं भी नहीं समझता। तो उमरिया उमरा लगियां, तो मुझे लगा कि उम्र पूरी लग गई, और किसके पार जाने में। उमरा लगियां पब्बा पार, यानी इसके मायने ये है कि एक ऐसा, आप समझिए कि जिंदगी, मोहब्बत, एक्सपीरियंशियल एक ऐसा एक दरिया है जिसको पार करने में, पार लंघने में, जो जो बिलविड का जो होम है उस तक पहुंचने में उम्रा लग रही हैं। हाले ना वस हुए कालिया, पर ये जो हिजरत की, ये जो जुदाई की, जो ये जो काले दिन हैं, ये मुक ही नहीं रहे, ये खत्म ही नहीं हो रहे। क्या बात। तो जो एक किस्म की जिस लॉन्गिंग की रूमी भी बात करते हैं अपने अपनी शायरी में, कि उनको ऐसा लगता था कि वो एक ऐसा पौधा है जो अपने बिलविड के बागीचे से उखड़ गए हैं और उनको वापस जाके वहां लगना है। तो वो लॉन्गिंग की जो एक बात है, वो उसी की बात हो रही है। उसी के तार जो हैं वो जुड़े हुए हैं उसमें। तो पता तो नहीं, चाइल्ड कभी समझ नहीं आता था कि इसके मीनिंग क्या है, बट there was something deeper in it. तो this is what really got me into सूफी म्यूजिक। और क्लासिकल म्यूजिक फिर मेरे लिए एक जरिया बन गया अपनी आवाज को तैयार करने का, ताकि मैं सूफी म्यूजिक को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकूं और गा सकूं। तो ध्रुव जी, हमारे पास बातचीत का जब भी होता है तो समय ऐसा लगता है कम ही होता है। उस बात को मैं ध्यान में रखते हुए ये गुजारिश करना चाह रहा कि एक फनकार आपके जैसा वो जिस तरह से समृद्ध होता है, उसकी समृद्धि औरों के लिए भी समृद्धि का बायस बनती है। तो इस लिहाज से, जैसे आपने अभी थोड़ा सा गाया था, तो जो अंदर की आपकी तैयारी है उसके साथ जो रूहानी तौर पर कह दीजिए या अनुभूति के स्तर पर जो आपकी यात्रा रहती है, वो जी। बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी तरफ हम जाएं, उसके पहले टेक्निकल बातें थोड़ी सी और अगर करें तो, जरूर। एक गायक जो है वो हम्म। अगर तबले की अच्छी समझ रखता है,
तो it adds to his singing, I think. uh, बिल्कुल। how that added or made you feel more confident कि मैं जो कर रहा हूँ वो इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये ताल कैसे होगी, या so share that dual sort of knowledge. एब्सोल्युटली। जो देखिए, राग, ताल और वाद्य, ये तीनों जो हैं, तीन ऐसे पहलू हैं संगीत के जिनको बिना सीखे आप की कोई तालीम संगीत में पूरी नहीं है। इनफैक्ट राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ऑल द वे टिल द लेट मेडिवल इरा, जो टेक्स्ट लिखे जा रहे थे संगीत के बारे में, उनमें ये बात हमेशा होती थी कि चाहे वो कव्वाल हो, गजल सरा हो, लोक गीतकार हो, कोई बड़ा उस्ताद या सामंत हो, राग विद्या की और ताल विद्या की के बिना गायकी ऐसी है कि एकदम एकदम अधूरी। तो ताल जो है उसकी अपनी एक नॉलेज है, जो एक उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, त्रिवत जिसे हम कहते हैं। और जो ताल को समझता है वो म्यूजिक के पीछे जो मैथमेटिक्स छुपी है उसको समझ पाता है। जो कि इतनी सारी अलग अलग तालें हैं। आजकल मैंने देखा है ज्यादातर लोग मैक्सिमम 6 या 8 बीट्स में गाना गा पाते हैं। इतनी तालें हैं, इतनी तालें हैं। इवन इन फोक म्यूजिक 10 मात्रे, 11 मात्रे, 11.5 मात्रे, इतनी सारी सवारियां, तालें, निकाल सॉरी, अलग अलग किस्म के जॉनर्स जो हैं तालों के, ये कुछ फोक म्यूजिक से आए, कुछ क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े। तो इनके बारे में जाने बिना आप की गायकी में वो एक लचक और वो एक लहक पैदा नहीं होगी बीट के बिना। तो वो बीट जानना तो मेरे लिए बहुत बड़ा बोनस रहा है, क्योंकि मैं कंपोज भी कर सकता हूँ अब बिकॉज ऑफ दैट वेरी बिग एडवांटेज। और मैं गाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, कोई भी ताल मुझे बड़े आसानी से मैं उस पर गा सकता हूँ। तो क्लासिकल म्यूजिक की बुनियादी तालीम के बिना, तबले की बुनियादी तालीम के बिना, मेरे ख्याल में हमारे हिंदुस्तान का जो साउथ एशिया का जो म्यूजिक है, आई डोंट थिंक उसमें कदम रखना मुनासिब है। जी। Dhruji, it is fascinating for me to be talking to you, whatever little I know about you. So, if you, out of your compassion, care to share with a little bit of demonstration, जैसे 6 और 8 बीट का है, तो उसकी एक लिमिटेशन होती होगी, गायक उसके बाहर नहीं जा सकता होगा, उसको शायद पता भी नहीं होता होगा। आप दोनों को हम एज लेमन क्या उसमें फर्क हो सकता है, क्या बताया जा सकता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ एक मेडिवल इरा में ताल को ब्रेकअप करके, ताल की वंड करके, उसको डिवाइड करके आप कितना इलोंगेट भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ा ख्याल जिसे कहते हैं, उसमें 12 बीट्स हैं। जैसे एक ताल हो गई, दिन दिन धागे तिरकिट तू ना, कत्ता धागे तिरकिट धी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप एक ताल में आप अगर बड़ा ख्याल गाएंगे तो वो आप 48 मात्रा में गाएंगे, क्योंकि आप उस 12 मात्रा को इंटू 4 कर रहे हैं। यू आर स्लोइंग इट डाउन 4 टाइम्स। तो फिर वो हो जाएगी धिन 2 3 4, धिन 2 3 4, धा धा, धागे ती, र की ट, तुन ना ना, कत ता ती 4, धा धा, धा गे ती, र की ट, धिन 2 3 4, धा धा, धागे ना, धागे ना, धिन। ये एक आ गया है, ये एक ताल ही। अब जो एक ले पर्सन है वो बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कोई दूसरी ही ताल होगी। लेकिन यही जो है, दिस इज हाउ यू यूज नंबर्स, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स इन म्यूजिक, कि आप एक 12 बीट को लेके, ये सोचिए कितनी कमाल की इन्वेंशन होगी। ये पंजाब में एक्चुअली ये सब शुरू हुआ। तो पहले ध्रुपद धमार जो गाया जाता था, ध्रुपद धमार में जिस तरीके से ताल को डिवाइड किया जाता था, एक गुण, दुगुन, त्रिगुण, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ध्रुपद में 12 मात्रे की ताल है, धा धा, धिन धा, किट धा, धिन धा, तिट कत गदी गेना धा, ये 12 मात्रे हैं। तो अब इसके अंदर आप
दुगुन में गाएंगे, धा धा धिन धा किट धा दिन धा तिट कथ गदी गिना, और फिर 1 2 3 1 2 3 धा धा धिन धा किट धा दिन धा तिट कथ गदी तिट कथ गदी गिना गिर गिना धा। इस तरीके से ध्रुपद में जो फॉर्मूला है वो है, उसमें जिस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन दिखाई जाती है वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसे करके आप। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में क्योंकि सेंट्रल एशिया, टर्की, ईरान से एलिमेंट्स शामिल हैं, तो आप स्ट्रक्चर जो ग्रामर है वो उसी गीति पद ध्रुपद संगीत का ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो रंग भरे हुए हैं वो अलग अलग सेंट्रल एशियन गायकी के फॉर्म्स के हैं। सो ये जो हम गले से आवाज करते हैं, कंड, मुड़की, फिरत, ये सारी जो चीजें हैं ये सेंट्रल एशिया से आती हैं। और जो अस्थाई अंतरा, जिस तरीके से ताल को रखा जा रहा है, बिठाया जा रहा है, ये सारी चीजें जो हैं कर्नाटक और जो वैदिक जो पद्धतियां हैं म्यूजिक की उनसे आ रही हैं। तो हमारा म्यूजिक ही एक बहुत बड़ा समागम है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। तो एंड आई थिंक द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस वाज बड़ा ख्याल, बिकॉज उसमें आपने ध्रुपद धमार से लेके जो मकामात और आवाजात जो गायकी है, रागदारी जो मौसीकी है, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर आपने उसका उनको मिला दिया। तो आई थिंक दैट आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज perhaps our culture, in my Absolutely. opinion. And I think one of the greatest inventions in music has been the bada khayal, that how you elongate a beat, चाहे वो 3 ताल हो, 16 मात्रे की है, जैसे मैंने अभी 1 ताल के बारे में बताया। और आपने ध्रुपद एक काफी ऑस्टियर फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, तो आपने ध्रुपद को लेके उसके अंदर आपने कुछ दूसरे रंग भर के आपने उसको ख्याल गायकी में बदल दिया। और देखिए गायकी का नाम है ख्याल, मीनिंग थॉट्स, सो इट्स अ कंप्लीटली इम्प्रोवाइजेशन बेस्ड थॉट प्रोसेस, इट्स लाइक अ प्रोग्रेशन ऑफ थॉट। तो आई थिंक जिस तरीके से वेस्ट में जैज का जो आविष्कार है, जो वो मायने रखता है आज के दौर में, तो हमारे यहाँ जो ख्याल पद्धति है वो उसका आविष्कार भी मेरे हिसाब से उतने ही इंपॉर्टेंस रखता है पूरी हमारी जो एक सिविलाइजेशन है उसके लिए। आई थिंक इट रियली, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिफाइंस हु वी आर एज अ पीपल, यू नो। जो हमारे अंदर एक जो सब्र है, एक सहिष्णुता है, एक बहुत गहराई से चीजें महसूस करने की हमारे अंदर जो ताकत है एज अ पीपल, जो हमारी फिलॉसफी है, वो पूरी की पूरी उसके हॉलमार्क्स आपको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के अंदर भी आपको नजर आएंगे। तो खैर आई थिंक दैट्स वेरी ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ इट फॉर मी। मैथमेटिक्स, जैसे आपने कहा कि संगीत में उसकी समझ और जो स्ट्रक्चर है और ये जो मिस्टिसिज्म है, सो जी। एक तरफ एक बेखुदी की बात है, यानी हम्म। आप हैं लेकिन नहीं है, मतलब जी हाँ। गुम गए। जी हाँ। पर जी। जब मैथमेटिक्स की बात है तो बहुत कॉन्शियस है कि तो इन दोनों को लेके आपकी गायकी आपके लिए कैसे आपकी दोस्त बनी रहती है, या दोनों में से कोई हावी हो जाता हो ऐसा? आई थिंक कि बिल्कुल ये एक हमेशा खतरा रहता है कि हम लोगों को कई ऐसे सिंगर्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, कि जिन्हें जो सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही टेक्निकल गाना गाते हैं और बहुत ही क्लिष्ट गाना, जबरदस्ती उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें डालना कि बस लोग चकाचौंध रह जाएं। लेकिन गायकी का वो मकसद नहीं है। आ, हमारे यहाँ एक डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कि जो जो हमारे यहाँ हम एक वोकल म्यूजिक ओरिएंटेड कल्चर है, शब्द प्रधान हमारी गायकी रही है, और आवाज ज्यादा उसमें इस्तेमाल है। बाकी जो साज हैं वो अब उनको इजाफा मिला है, देखिए आप, जैसे सितार और बाकी चीजें, वरना मेनली वी आर अ वेरी वोकल म्यूजिक ओरिएंटेड कल्चर। तो जो आपकी एक्यूटरमेंट्स हैं, जैसे आपकी मैथमेटिक्स की जरूरियात पूरी करने के लिए तबला प्लेयर है जिसने पूरी उम्र उस चीज के अंदर अपने आप को लगाया है, आपके साथ सारंगी नवाज है आपको सुर देने के लिए, तानपुरा है आपको वो स्थिरता देने के लिए। तो जो म्यूजिशियन का जो काम है वो लोगों को एक जर्नी पे लेके जाना है, जो जर्नी उनके अंदर भी चल रही है और पैरेलली बाहर भी चल रही है। अब जैसे आप पंडित भीमसेन जोशी जी को सुने या उस्ताद राशिद खान साहब को सुने, तो एकदम ऐसा लगता है कि आप किसी, जिस थर्ड स्पेस की मैं बात कर रहा था, कि आप उस तीसरी दुनिया में पहुंच गए, जहां आप एक बिल्कुल ही, मतलब सारी दुनियावी चीजों से परे आप उसके अंदर। तो इन अ वे द इट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स आपको दिखाया जा रहा है कि मटीरियलिज्म और मटीरियल जो है वो सिर्फ आपकी मदद कर सकता है आपको और आगे लेके जाने में,
आध्यात्म की तरफ, फिलॉसफी की तरफ। तो ख्याल म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का पूरा जो ढांचा है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि फ्रॉम एक्सोटेरिसिज्म टू इजोटेरिसिज्म, बाहर से अंदर की तरफ वो आपको ले जाना चाहता है। तो जो राग है, राग मेरे उस्ताद कहते थे कि राग एक इंसान की तरह होता है। तो जब आप राग से रूबरू हैं तो ऐसा है कि राग आपसे बात कर रहा है और आप राग से बात कर रहे हैं, और जो बाकी जितनी भी चीजें हैं, जो ताल हैं, वाद्य हैं, दूसरे यंत्र हैं, वो सिर्फ जो है वो हल्का बना के रखने के लिए, उस स्पेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको स्मूथली चलाने के लिए वो है। उससे ज्यादा उनका कोई इतना ज्यादा रोल नहीं है। मेन रोल है राग का। आप हमारे रागों में देखिए कि अस्थाई अंतरे में नॉर्मली कितनी कम पोइट्री यूज होती है, तो वो वर्ड्स भी बहुत ज्यादा कम उसमें इंपॉर्टेंट है। तो राग की अपनी जो असरार जो है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है जिसको हम नाद ब्रह्म से जोड़ सकते हैं। मुझे उस्ताद वासिफुद्दीन डागर जो हैं, जो ध्रुपद के बहुत बड़े प्रसिद्ध प्रकांड बहुत बड़े उस्ताद हैं, तो वो कहते थे कि हम लोग मुस्लिम्स हैं, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि नाद ब्रह्म इज द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। और जब हम गाते हैं तो हम नाद ब्रह्म लोगों से शेयर करते हैं। हम उसके सीक्रेट्स, उसके जो डीप हिडन उसके वो है सिंबल्स, मैनिफेस्टेशंस, उसके जो असरार है वो हम लोगों से शेयर करते हैं। तो ये चीज जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमारी गायकी में। जो जो ग्रामर, जो मैथमेटिक्स, जो साइंस, जो सब है, वो सिर्फ एक ढांचा है, वो सिर्फ एक इमारत है। असल चीज जो हो रही है उस इमारत के अंदर हो रही है, और वो वही एक्सपीरियंस है हमारे क्लासिकल म्यूजिक का। एंड ये किसी और क्लासिकल म्यूजिक में ऐसा नहीं है। ये भी एक सोचने की बात है कि बहुत ही एक यूनिक हमारा जो जो साउथ एशिया की ये जो एक विरासत है, ये बहुत यूनिक है, ये हमारी हमारे यहाँ ये। जो वैसे तो सभी राग आप जो हैं वो आपको अच्छे लगते हैं, पर कोई एक राग होगा जो, जैसे आपने कहा वो इंसान की तरह होते हैं, तो आपकी तबीयत जी, से जो ज्यादा मेल खाता होगा, ऐसा कौन सा राग है? राग तो बहुत मुझे पसंद है, लेकिन मुझे राग मियाँ की तोड़ी जो है वो बहुत ज्यादा, राग तोड़ी मेरे दिल के करीब है। कि आप बहुत थोड़ी सी वानगी यदि गवारा कर। जरूर, मुझे जी। बहुत बहुत खुशी होगी। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये बंदिश जो है, जो मुझे, मैं जिसकी 2 लाइनें आपको सुनाऊंगा, ये उस्ताद तानरस खान साहब की बंदिश है। और करीब 200 150 साल पहले उन्होंने ये बंदिश को रचा था। और जिस जगह बैठ के मैंने कव्वाली सीखना शुरू किया था, दरगाह निजामुद्दीन औलिया में, उसी जगह उन्होंने इस बंदिश को कंपोज किया। और ख्वाजा साहब के लिए, जिनको अपना परम गुरु मानते थे वो, तो उनके लिए उन्होंने इसको गाया। तो मैं मियाँ की तोड़ी में थोड़ी सी आपको इसकी मैं जी। 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। छोटा ख्याल है ये। जी। रे ना रे दे ना रे रे ना रे ना रे ना रे ना आ आ ना रे ना ए ना ना रे ना ना ता ना ना रे रे ना ना आ ना ए ना रे। कब मोरी नैया पार करो तुम, कब मोरी नैया पार करो तुम, कब मोरी नैया पार करो तुम। हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन
कब मोरी नैया पार करो तुम, दुख दरिद्र सब दूर करना हरा, तान रस खान की लीनो खबरिया, गंज शकर के लाड़ा लड़ैया, कब मोरी नैया पार करो तुम, कब मोरी नैया पार करो तुम नैया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद है ध्रुव जी आपका। आपने जो ये थोड़े से समय में बिना वाद्यों के भी आपको सुनते हुए ऐसा लगता है कि जो हमारा बिखरा हुआ मन है वो एक धारा की तरफ आ जाता है। बहुत बहुत शुभ कामनाओं के साथ में बहुत सारा धन्यवाद उसके लिए जो आपके द्वारा हुआ है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।